हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज हम चर्चा करेंगे राज्य के उत्पत्ति के सिद्धांतों के संदर्भ में। देखेंगे कि राज्य की उत्पत्ति कैसे हुई और इस पर विद्वानों के क्या क्या मत हैं, किस प्रकार से उन्होंने बताया कि राज्य की उत्पत्ति हुई है। राज्य के संदर्भ में हम ये देखेंगे कि राज्य क्या है। सबसे पहले हम लोगों ने इसको पिछले लेक्चर में हम समझ चुके हैं। अब हम देखेंगे कि राज्य की उत्पत्ति कब हुई, राज्य की उत्पत्ति कैसे हुई और क्यों हुई। ये ऐसे मूल प्रश्न हैं जिनके बारे में जानना अत्यंत आवश्यक है। राजनीति शास्त्र के विद्यार्थी होने के नाते राज्य की उत्पत्ति कैसे हुई, क्यों हुई और कब हुई, इसको जानना हमारे लिए बहुत ही आवश्यक है। राज्य की उत्पत्ति के संदर्भ में हम देखेंगे कि राज्य प्राचीन काल से लेकर वर्तमान समय तक किस प्रकार से आया और कैसे ये राज्य के अस्तित्व तक पहुंच पाया। वर्तमान समय में जिसे हम राज्य कहते हैं, ये वर्तमान समय में राज्य किस प्रकार से आया, इसके संदर्भ में हम देखेंगे। जैसा कि गार्नर ने राज्य के संदर्भ में कहा है कि वे परिस्थितियाँ, आदिम समय की वे परिस्थितियाँ जिनमें सबसे पहले राजनीतिक चेतना का प्रकाश देखा गया होगा और प्रथम रूप से आदिम समय के लोग किस प्रकार से राजनीतिक संगठन के रूप में एकत्रित हुए होंगे। ये ऐसे तथ्य हैं, ये ऐसे सवाल है जो पूर्णतया नहीं तो अंशतः अस्पष्ट दिखाई देते हैं, कोरे में ढके हुए दिखाई देते हैं कि राज्य की उत्पत्ति कैसे हुई होगी। अर्थात राज्य की उत्पत्ति के संदर्भ में आज भी हमें वे तथ्य नहीं मिल पाते हैं जो पूर्णतः सत्य हो। इसीलिए इसके संदर्भ में लोगों ने या विद्वानों ने राज्य की उत्पत्ति के संदर्भ में जो भी सिद्धांत प्रस्तुत किए, उन्होंने इतिहास के अभाव में या इतिहास में उसके तथ्य न मिलने के कारण उन्होंने कहीं ना कहीं कल्पना का सहारा लिया है और कल्पना के आधार पर उन्होंने अपने अपने सिद्धांत प्रस्तुत किए हैं। इसीलिए गिलक्राइस्ट ने कहा है कि जहां इतिहास असफल हो जाता है वहां पर कल्पना का सहारा लिया जाता है। तो इस प्रकार जहां पर भी इतिहास असफल हुआ, अर्थात इतिहास में हमें राज्य की उत्पत्ति कैसे हुई, इसके हमें जब तथ्य नहीं मिल पा रहे हैं, इसके प्रमाण नहीं मिल पा रहे हैं, तो तब विद्वानों ने इसके लिए कल्पना का सहारा लिया और उसी कल्पना के आधार पर राज्य उत्पत्ति के ये 6 सिद्धांत प्रस्तुत किए गए। जिस प्रकार से विद्वानों ने अपने विचार व्यक्त किए, उन्हें 6 श्रेणियों में बांटा गया। इनमें सबसे पहला जो राज्य उत्पत्ति का सिद्धांत है वह है दैवी उत्पत्ति का सिद्धांत। वो दैवी सिद्धांत, इस दैवी सिद्धांत में ये बताया गया है कि राज्य की उत्पत्ति मानव ने नहीं किया है, अर्थात यह मानवकृत संस्था नहीं है, बल्कि इसका निर्माण स्वयं देवताओं ने किया है और देवताओं ने ही राजा को नियुक्त किया है। राजा देवताओं का प्रतिनिधि के रूप में माना जाने लगा और उन्होंने ये कहा कि राजा की आज्ञा का पालन करना समस्त जनता का दायित्व होगा, उनका कर्तव्य होगा। इस प्रकार से इस सिद्धांत में, दैवी उत्पत्ति के सिद्धांत में, जनता के केवल कर्तव्यों को बताया गया है और जिसमें राजा के अधिकारों को बताया गया है। अर्थात इस सिद्धांत में इस बात का उल्लेख है कि राज्य का निर्माण स्वयं देवताओं ने किया है। दूसरा सिद्धांत है शक्ति का सिद्धांत। शक्ति के सिद्धांत के अंतर्गत विचारकों ने यह कहा है कि राज्य की उत्पत्ति शक्ति के आधार पर हुई है, अर्थात किसी एक बलशाली व्यक्ति ने निर्बलों पर अपना आधिपत्य स्थापित कर लिया, अपने बाहुबल के आधार पर, अपनी शक्ति के आधार पर, और राज्य की उत्पत्ति हुई। ये कहता है शक्ति सिद्धांत। वहीं हम देखेंगे तीसरा सिद्धांत है इसका सामाजिक समझौते का सिद्धांत। सामाजिक समझौते का सिद्धांत क्या कहता है राज्य की उत्पत्ति के संदर्भ में? तो सामाजिक समझौते के सिद्धांत में 3 ऐसे प्रमुख विचारक हैं जिन्होंने राज्य उत्पत्ति के संदर्भ में अपने सिद्धांत प्रस्तुत किए। उनमें है हॉब्स, लॉक और रूसो। ये 3 ऐसे विचारक हैं जिन्होंने सामाजिक समझौते के आधार पर राज्य की उत्पत्ति को बताया है। उन्होंने बताया कि लोगों ने आपस में एक समझौता किया और उस समझौते के आधार पर किसी एक व्यक्ति को उन्होंने अपना शासक नियुक्त किया या अपने अधिकार उसको दे दिए
और उस शासक ने उन्हें उनकी रक्षा का सुरक्षा का जिम्मा लिया और इस प्रकार से राज्य की उत्पत्ति हो गई। ये कहता है सामाजिक समझौते का सिद्धांत। चौथा सिद्धांत है मात्र सत्तात्मक एवं पितृसत्तात्मक सिद्धांत। मात्र सत्तात्मक और पितृसत्तात्मक सिद्धांत क्या कहता है राज्य उत्पत्ति के संदर्भ में? तो राज्य उत्पत्ति के संदर्भ में मात्र सत्तात्मक और पितृसत्तात्मक अर्थात दो प्रकार के यहाँ सिद्धांतों की बात किया है, मात्र सत्तात्मक सिद्धांत और पितृसत्तात्मक सिद्धांत। मात्र सत्तात्मक सिद्धांत में ये कहा जाता है कि इसमें माता का जो परिवार का मुखिया जो है इसमें माता होती है और माता के नाम पर ही पूरे परिवार का वंश का नाम चलता है और इस प्रकार उस वंश में नियमावली चलती है और इस प्रकार एक कबीलों का निर्माण होता है और आगे चलकर वही जो है वह राज्य का निर्माण हो जाता है। पितृसत्तात्मक सिद्धांत क्या कहता है? पितृसत्तात्मक सिद्धांत ये कहता है कि ये दो जो मात्र सत्तात्मक पितृसत्तात्मक सिद्धांत है रक्त संबंध पर आधारित है। तो पितृसत्तात्मक सिद्धांत ये कहता है कि एक परिवार का जो मुखिया होता है वह पिता होता है। पुरुष प्रधान परिवारों पर बल दिया गया है और इसमें यह कहा जाता है कि मनुष्य जो है अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए एक दाम्पत्य का निर्माण करता है, दंपत्ति का निर्माण करता है और वही दंपत्ति आगे चलकर परिवारों का निर्माण होता है और परिवार मिलकर एक कबीले का निर्माण होता है और वही जो कबीला है आगे चलकर राज्य के रूप में परिणित होता है। इस प्रकार से जो रक्त संबंध के सिद्धांत के आधार पर राज्य की उत्पत्ति मानी जाती है। पांचवा सिद्धांत जो है इसका ऐतिहासिक एवं विकासवादी सिद्धांत। अब ऐतिहासिक और विकासवादी सिद्धांत क्या कहता है राज्य की उत्पत्ति के संदर्भ में? तो राज्य की उत्पत्ति के संदर्भ में ऐतिहासिक और विकासवादी सिद्धांत ये कहता है कि राज्य जो है अचानक नहीं आया है, अर्थात अचानक मनुष्यों ने इसका निर्माण नहीं किया है, बल्कि ये क्रमिक विकास का परिणाम है। इसका धीरे धीरे विकास हुआ और धीरे धीरे विकास होते ही यह राज्य अपने रूप में प्रकट हुआ। पहले परिवार बना, परिवार से समाज बना, समाज मिलकर के राज्य का निर्माण हुआ। तो ये एक क्रमिक विकास की परंपरा है जो लगातार इसका विकास होते गया प्राचीन काल से लेकर अब तक और इस प्रकार यह विकास के आधार पर राज्य की उत्पत्ति के संदर्भ में कहता है यह सिद्धांत। छठवां सिद्धांत है इसका मार्क्सवादी सिद्धांत। मार्क्सवादी सिद्धांत क्या कहता है? मार्क्सवादी सिद्धांत ये कहता है कि ना तो राज्य की उत्पत्ति देवताओं ने किया, ना ही यह शक्ति का परिणाम है और ना ही सामाजिक समझौते का परिणाम है, बल्कि यह जो सिद्धांत है राज्य की उत्पत्ति जो है वह पूंजीपतियों के द्वारा अपनी संपत्ति की रक्षा के लिए किया गया है। क्योंकि प्राचीन काल से लेकर अब तक हमेशा दो ही वर्ग पाए जाते हैं, जो पूंजीपति और दूसरा श्रमिक, अर्थात दो प्रकार से, एक स्वामी और दूसरा दास। ऐसे दो तत्व पाए जाते हैं जिनके बीच लगातार इन दोनों वर्गों के बीच संघर्ष होता है और संघर्ष के दौरान पूंजीपतियों को अपनी संपत्ति की रक्षा की चिंता जताती है और इस प्रकार वह पूंजीपति अपनी संपत्ति की रक्षा के लिए नियमों का निर्माण करते हैं और इस प्रकार से राज्य का निर्माण होता है। इसीलिए मार्क्सवादी सिद्धांत ये कहता है कि जो राज्य है वह श्रमिकों का शोषण करने वाली एक मशीन है। तो इस प्रकार से 6 अलग अलग सिद्धांत यहाँ पर बताए गए हैं राज्य की उत्पत्ति के संदर्भ में, लेकिन इसमें कहीं पर भी प्रमाणित जो तथ्य हैं उसका अभाव पाया जाता है और इसमें देखा जाता है कि इसमें कल्पना का सहारा लिया गया है, क्योंकि इसमें इतिहास जो है वो असफल है, इसीलिए कल्पना का सहारा लिया गया राज्य की उत्पत्ति के संदर्भ में। इसीलिए विचारकों ने अपने अपने स्तर पर अपने अपने विचार दिए हैं राज्य की उत्पत्ति के संदर्भ में। लेकिन इन पूरे अगर 6 सिद्धांतों का हम अवलोकन यदि करते हैं, विश्लेषण यदि करते हैं, तो हम पाते हैं कि राज्य की उत्पत्ति का जो एक सटीक और सही जो सिद्धांत हमें दिखाई देता है वह ऐतिहासिक और विकासवादी सिद्धांत दिखाई देता है, क्योंकि राज्य की उत्पत्ति वास्तव में अचानक नहीं हुई है, बल्कि एक क्रमिक विकास की एक प्रक्रिया है। धीरे धीरे इसका विकास हुआ है और यह राज्य फिर अंतिम अवस्था में अपने राज्य के रूप में हम सभी के समक्ष उपस्थित हुआ है। इस प्रकार ऐतिहासिक और विकासवादी सिद्धांत को ही सबसे ज़्यादा सही और प्रामाणिक माना जाता है। तो ये आपने देख लिया राज्य की उत्पत्ति
कब हुई, कैसे हुई और क्यों हुई, इस आधार पर ये 6 सिद्धांतों को हम अगले लेक्चर में हम देखने का प्रयास करेंगे। ये सभी 6 सिद्धांतों को हम विस्तृत रूप से इसको जानेंगे कि वास्तव में दैवी उत्पत्ति का सिद्धांत क्या कहता है, उसकी विशेषताएं क्या है, आलोचकों ने उसकी क्या आलोचनाएं की और उसकी महत्ता क्या है। ऐसे समस्त जो 6 सिद्धांत हैं इनका हम विस्तृत अध्ययन करेंगे आगे के लेक्चर में। तब तक आप इसको जरूर देखें और किताबों का अध्ययन भी कर लें, ताकि आप अभी अगर अध्ययन कर लेंगे तो जब हम आपके समक्ष इसका लेक्चर लेकर आएंगे, वीडियो लेकर आएंगे, तो तब आपको बहुत अच्छे से ये पूरे सिद्धांतों को समझने में सहायता मिलेगी। इसीलिए ज़रूर आप किताबों का अध्ययन करें, ये 6 सिद्धांत को अच्छे से पढ़ने का प्रयास करें, ताकि उसको पढ़ने के बाद जब हमारा आप लेक्चर देखें तो आपको पूरी तरह से वह पूरे सिद्धांत अच्छे से समझ में आ जाएं, क्योंकि परीक्षाओं में इन सिद्धांतों से संबंधित प्रश्न अवश्य आते हैं। और ये जो लेक्चर है यह केवल राजनीति विज्ञान के फर्स्ट ईयर के छात्रों के लिए ही उपयोगी नहीं है, बल्कि समस्त राजनीति शास्त्र के विद्यार्थियों के लिए महत्वपूर्ण है। इसमें नेट और स्लेट की जो तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि नेट और स्लेट की परीक्षाओं में ज़्यादातर प्रश्न थ्योरी से आते हैं, जिसमें परिभाषाओं से संबंधित प्रश्न होते हैं। इसीलिए इनका जब हम विस्तृत अध्ययन करेंगे तो आप इसमें सारी परिभाषाएं आप देख पाएंगे जो जो परीक्षाओं में आती है और जो इनका उल्लेख बहुत ही अच्छे ढंग से किया गया है। तो आप लोगों से अनुरोध है कि आप जरूर इस टॉपिक को बहुत अच्छे से आप पढ़ लें। फिर मैं आपके समक्ष इसके एक सिद्धांत के 6 सिद्धांत हैं, 6 सिद्धांत के 6 लेक्चर वीडियो आपके सामने मैं प्रस्तुत करूंगा। तब तक के लिए मैं विदा लेता हूं। जय हिंद, जय भारत।